हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर से अपने क्लास के पैटर्न पे। आज का जो हमारा क्लास है वो पार्ट 6 को लेकर आ रहे हैं। पिछली 5 क्लासेस जो आपकी हुई हैं वो जैसा कि आपका रिस्पांस मिल रहा है आपको, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रही है क्लासेस, और आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर काफ़ी ज़्यादा ये फोकस कर रही हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप थोड़ा-थोड़ा पेपर को पकड़ पा रहे हैं, ठीक है? जो टॉपिक हमने रखे हैं अभी तक अपने इस पूरे सीरीज में, और जो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके, अगर आप एक कैलकुलेशन करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। तो हमारा टारगेट है कि आपके जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन, उसमें 25 प्लस आप लोग कर पाएँ ऑल टाइम। हम 30 की 30 की गारंटी नहीं ले सकते, और इवन कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश रहती है कि आपके 30 की 30 सही हो। जो टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो आप हमारे साथ शेयरिंग कर रहे हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हम थोड़ी भी हमारी टीम वर्क कर रही है, तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कुछ नोट्स के पॉसिबिलिटीज में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, और साथ में अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है, आपका ये पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप इससे आपको लाभ मिल रहा है, तो इसको लाइक भी करिए और अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए आज से फिर से हम क्लास शुरू करते हैं। ये सीरीज का पार्ट 6 है। समय बहुत कम है, आप लोग भी जानते हैं, और जितने भी लोग हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं, एलटी ग्रेड का पेपर है। लेटेस्ट पेपर जो है एलटी ग्रेड है, ठीक है। और अगर हमको उसको टारगेट करना है तो इसी फॉर्मेट में वर्क करना पड़ेगा। पूरा कोर्स अगर आप सोचे कि हम ऐसा टॉपिक जहाँ से पूरा का पूरी किताब आपको पढ़ाएं, तो ना तो कोर्स खत्म होगा और ना ही आपका पेपर निकलने वाला। तो अभी फोकस कर रहे हैं पेपर पर। आप विश्वास करिए, पिछले रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि जो पैटर्न हम लोगों ने यूज़ किया है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन लोगों को मिले हैं, सॉल्व किया है और आगे बढ़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बंग भंग। अच्छा, इस सीरीज में मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन टॉपिक्स को रखा गया है। इसमें रखा गया है हिस्ट्री को, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन रखे गए हैं और जियोग्राफी के क्वेश्चन है, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन क्योंकि ये मेजर पार्ट है आपके पेपर का। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हम, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करंट अफेयर्स को ऐड ऑन करेंगे और ज़्यादा टॉपिक लेकर आएंगे, ताकि और 2 लेक्चर हम ऐसा रखेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर तैयार होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री है। आज से ये शुरू हो रही है 1905 से लेकर 1922 तक की जो घटनाएं हिस्ट्री में हुई हैं उन पर, यानी नेशनल मूवमेंट का जो एक फेज है 1905, यानी बंगाल विभाजन से लेकर, बंगाल विभाजन आप जानते हैं कब हुआ था, 1905 से लेकर, और चौरी चौरा, चौरी चौरा, ठीक है, की घटना जो हुई है, हम वहां तक इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। तो पहली चीज देखो, लाइन से कई बार क्वेश्चन ही हमको अगर हम सही से पढ़ लेते हैं तो हमको आंसर इजीली मिलने लगता है। बंगाल विभाजन कब हुआ या बंग भंग कब हुआ, 1905 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक सुविधा। ये जो है ये भी एक ऑप्शन सही हो सकता है अगर ये पूछा जाए कि अगर सरकार ने जो बंगाल विभाजन किया, सरकार के दृष्टि में उसका उद्देश्य क्या था, तो हमेशा प्रशासनिक सुविधा ही रखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने, जब कर्जन ने इसका विभाजन किया तो यही तर्क दिया था कि बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसको प्रशासनिक सुविधा के लिए उसको अधिक और अच्छे तरीके से वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सके, इसलिए उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आर्थिक सुधार, तो ये तो बिल्कुल फालतू की बातें हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भारत में आर्थिक सुधार लागू नहीं किए। दादा भाई नौरोजी, कल जो लेक्चर हम लोगों ने लिया उसमें डिस्कस भी किया था कि दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त,
ये दो ऐसे लोग हुए जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को और भारत के आर्थिक इतिहास को लिखा। उसमें दिखाया कि अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से जो मोटिव था वो भारत को लाभ देना नहीं था। तो राष्ट्र तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। ये अप्रोप्रिएट आंसर है, बिल्कुल सही चीज है ये। शिक्षा पर भी उन्होंने कोई विशेष जोर नहीं दिया था, राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। क्यों? क्योंकि बंगाल जो था, अविभाजित बंगाल, वो अपने आप में जैसे कहा बड़ा था। इसमें असम भी था, बिहार भी था, बंगाल भी था। ठीक है, बंगाल में जो हम बात करते हैं तो ये बांग्लादेश की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, दो एक कंट्री है पूरा ये। तो ये इतना बड़ा अगर कोई क्षेत्र था तो, और वहां पर क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे ना नेशनल मूवमेंट के टाइम में, जितना प्रबुद्ध वर्ग है, जितना रेवोल्यूशनरी वर्ग है, वो सबसे ज्यादा कहाँ जन्म ले रहा है? बंगाल में, कलकत्ता में। कलकत्ता वो जो बंगाल है उसको बुद्धिजीवियों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग को प्रशासनिक सुविधा बताया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को धार्मिक आधार पर विभाजित कर देना या कमजोर करना, और इसका तीव्र विरोध हुआ था। इसकी घोषणा जब हुई थी 1903 में। ठीक है, और अभी आपके एग्जाम के लिए यही इतना इंपॉर्टेंट है। आगे कोई छूगा तो बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस घटना के परिणाम स्वरूप हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये नहीं हुआ, क्योंकि जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1920 में। बंग भंग कब हुआ? 1905 में। ठीक है, रॉलेट कब आया? 1919 में। और सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। तो बंगाल विभाजन जो हुआ, इसी के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? गांधी जी का प्रथम अधिवेशन। तो पहली चीज तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कौन सा था? 1907 में। और इसी अधिवेशन में, ये कहाँ हुआ था? सूरत में। तो इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो पार्ट में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, और यही इसका ये आंसर माना जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 1920 में। और गांधी जी का प्रथम अधिवेशन, ये ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ भारत में किसने किया था? तो दो नेता हुए भारत में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल, ठीक है, होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, 1916 में तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में, दो जगह इसकी स्थापना की गई थी। अलग अलग इसकी होम रूल की शाखाएं थी, और इसका उद्देश्य भारत को स्वशासन दिलाना था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, LUCK, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। इसमें, इस पैक्ट में मुस्लिम लीग, ठीक है, और कांग्रेस में समझौता कराने का काम क्या किया था? इन दो लोगों ने किया था, तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, आगे देखते हैं। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसको सफल कराने में किसका इसका योगदान था? तिलक का और एनी बेसेंट का। ठीक है, इन दो लोगों ने मिलके इसको सफल कराया था। और इसी 1916 में के जो अधिवेशन था, कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण। ये नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है कि लखनऊ समझौता, क्योंकि यूपी का पेपर है, यूपीआईटी ग्रेड है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लखनऊ समझौता जो हुआ था, उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पर पहली बार लखनऊ में जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी
और नेहरू की मुलाकात हुई थी। पंडित जवाहरलाल, इसीलिए गोमती पुल पर आप देखेंगे संकल्प वाटिका है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों आपस में बात करते हुए उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो जब भी यहाँ से गुजरिए आप लोग देखते हुए निकलिए, क्योंकि लखनऊ, अब ये मूर्ति यहाँ पे क्यों लगाई, क्योंकि 1916 में दोनों की यहीं पे मुलाकात हुई थी, ठीक है। और इसी में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? जिन्ना, ठीक है। जिन्ना उसके मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का पहला भारतीय सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला, देखिए सारे सत्याग्रह दिए गए थे। तो खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद कब हुआ था? अहमदाबाद भी 1918 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो हमने सुविधा के लिए आपको दे दिया है। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों आंदोलन 1918 में हुए थे। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आपको फैक्ट दे रहे हैं। रॉलेट एक्ट नोट कर लीजिएगा यहां से। रॉलेट एक्ट जो था, इसी के विरोध में, इस एक्ट के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग है, ठीक है। जलियांवाला बाग जो था, वहां पर जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। इसमें सैफुद्दीन किचलू और एक उनके सहयोगी थे, उनके रिहाई के लिए ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। इसी सभा में जनरल डायर ने गोलियां चला दी, और कहा जाता है कि भीड़ में कोई किसी को जान नहीं रहा था, लोग जान बचाने के लिए कुएं में, इसमें एक मूवी भी बनी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। और आ, लोग जो थे बहुत ज्यादा संख्या में, वैसी संख्या 1300 है, लेकिन लगभग लोग उसमें मार दिए गए थे, क्योंकि निकलने का कोई और मार्ग नहीं था। और फायरिंग तब रोकी गई जब गोलियां खत्म हो गई। ये एक इतिहास की, और इस घटना को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कैमरून, वो जब भारत आए थे तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और माफी मांगा था भारत से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी करना। 1919 में आया था, ठीक है। कब आया था? 18 मार्च 1919 को ये पारित किया गया था, और 19 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसको अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता है, जिसको इसका नाम था रॉलेट। इस चूंकि सिडनी रॉलेट एक समिति के अध्यक्ष थे जिसने इसकी अनुशंसा की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसको रॉलेट कहा जाता है। और इसका पूरा नाम था अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? बैसाखी, ठीक है। इसी बैसाखी वाले दिन लोग मेले के रूप में, और उसी के जो ये सभा हो रही थी ये जलियांवाला बाग में, यहाँ पर ये मेला लगता है, ठीक है। और इसी के कोने में कुछ क्रांतिकारियों का, या जो आंदोलनकारी थे, शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे? सम्मेलन कर रहे थे। इनके पास किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था, ठीक है। तो मेला, कुछ लोग तो जो मेला देखने आए थे और कुछ लोग इसमें सम्मिलित होने आए थे, इन सभी लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कलकत्ता 1920 में, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसी में इसको पारित किया गया था। तो कभी कभी नागपुर अधिवेशन 1920 दे सकता है, या
कुछ और दे सकता है, तो कलकत्ता याद रखिएगा, कलकत्ता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रॉपर अधिवेशन नहीं था, बल्कि विशेष अधिवेशन था। ठीक है, विशेष अधिवेशन जो होते हैं, जो अधिवेशन रेगुलर चल रहे होते हैं, जैसे दिसंबर में 28 दिसंबर के आसपास अधिवेशन चलता था, तो उससे अलग हटके किसी विशेष टॉपिक के लिए जब कोई अधिवेशन बुलाया जाता है, तो उसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है। जैसे अभी भारत में जब नई संसद का गठन हुआ, तो जो महिला विधेयक पारित किया गया, आरक्षण विधेयक संसद के लिए, उसको पारित करने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया, उसको विशेष अधिवेशन कहा जाएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति का तात्कालिक कारण क्या था? चौरी चौरा कांड मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चौरी चौरा की घटना हुई थी। कहाँ हुई थी चौरी चौरा? कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर मंडल कहा जाता है, गोरखपुर के पास में ही चौरी चौरा है। हुआ ये कि असहयोग आंदोलन के लिए लोग शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। उनको रोकने के लिए चौरी चौरा में एक पुलिस थाना था। वहाँ के पुलिस जो वो थे, इंस्पेक्टर थे, उन्होंने लोगों के ऊपर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। उसके विरोध में लोगों ने पूरे थाने को पकड़ा, पुलिस वालों को, और उसके अंदर चौकी के अंदर ही जला दिया, आग लगा दिया, जिससे कई पुलिस वाले मारे गए। और इस घटना से, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, नॉन वायलेंट था, इसलिए जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन वायलेंट था या नॉन वायलेंट था, तो नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और इसी के जो चौरी चौरा घटना हुई, गांधी जी क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसीलिए प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होता है? इलेक्शन कराया जाता है। ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका अर्थ है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी इसके क्या होते हैं, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य, ये नोट कर लीजिएगा, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर स्वयं क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका कार्यकाल क्या है? निश्चित नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का कितना है? 5 वर्ष है सदस्यों का, और राज्यसभा में 6 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं? तो 12 सदस्य। अच्छा, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कितने सदस्य नामित होते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक तो कितने सदस्य नामित होते हैं, और किन क्षेत्रों से होते हैं? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। 4 सेक्टर है, कुल 4 से, तो कभी कभी संख्या दे सकता है 4, या इसमें से किसी चारों के नाम दे सकता है, या कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि इन 3 नाम एक दे दिया और एक नाम इसमें अलग दे दिया। ठीक है, तो ये मान लिया था, जैसे मान ली इसमें समाज सेवा के स्थान पर क्रिकेट दे दे, तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, उसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रिटन फॉर्म में इन्हीं 4 चीजों पर के आधार पर उनको नामित किया जाता है, उनको सदस्यता दी जाती है। हो सकता है कि कला के नाम पर यहाँ पर कुछ और नाम दे दे, जैसे मान लो कि कलाकारी दे दे। ठीक है, कलाकारी से, या बांसुरी वादन से दे दे। ठीक है, या फिल्म उद्योग से दे दे। तो ये सारे आंसर क्या हो जाएंगे? अपने आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आधार केवल कला है, और इसके अंदर सारी चीजें आ सकती हैं कि हम कला को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये इसका इसका चुनाव होता है। ठीक है, और इसमें एक प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सदस्यों को
शपथ दिलाना। ठीक है, कोई भी सदस्य, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझ लीजिए। कोई भी सदस्य तब तक सदस्य नहीं हो सकता जब तक उसने सदस्यता की शपथ नहीं ली है, पहली चीज। तो कोई स्पीकर कैसे बन, क्योंकि स्पीकर कौन होगा, जो सदस्य होगा। तो कोई व्यक्ति स्पीकर कैसे बनेगा जब तक वो सदस्य नहीं है। तो इनमें से सारे लोगों को, और एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा ये कि अगर स्पीकर को चुना जाना है तो कौन चुनेगा, जो सदस्य होगा। अगर कोई व्यक्ति सदस्य है ही नहीं तो कैसे चुनाव करेगा। तो इसके लिए इनको पहले काम क्या होता है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है सबको शपथ दिलाते हैं, सबको सदस्यता दिलाता है। जब सदस्य हो जाते हैं तो ये अपने में से एक सदस्य का चुनाव करते हैं कि भैया अब आप अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे। ठीक है, धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, देखिए यहाँ पे शब्द दिया हुआ है केवल। ठीक है, तो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत, 110 के अनुच्छेद के तहत। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन निश्चित करता है। ठीक है, ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये डिफाइन करता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं, और उसी का जो निर्णय है अंतिम माना जाता है। तो धन विधेयक है कि नहीं इसका निश्चय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये लोकसभा का बिल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में। इसको एक कॉपी राज्यसभा को भेजी जाती है। जब इस लोकसभा से पारित हो जाता है तो इसको राज्यसभा भेजा जाता है, जहां पर उसको 14 दिन के अंदर अपनी संस्तुति, या संस्तुति मतलब जो रिकमेंडेशंस हैं उनके साथ भेजना होता है, या बिना रिकमेंडेशन के भेजना होगा। ठीक है, और इस रिकमेंडेशन को सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। ये उस लोकसभा इसको स्वीकार करेगी, यह आवश्यक नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिन तक विचार कर सकती है, अभी मैंने बताया 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन की सीमा दी है, और 14 दिन में अगर वो पास नहीं करता है तो जैसा विधेयक था वैसे ही उसको पास मान लिया जाता है। या जो रिकमेंडेशन भेजते हैं, अगर लोकसभा चाहे तो उस पर विचार कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संसद का जो संसद जो होती है, संसद के 3 पार्ट होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति जो है वो संसद का क्या है, पार्ट है। और राज्यसभा और लोकसभा, तो संसद के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। तो अब संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, और जब ये संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, और इसकी व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 108 में। ये सारी चीज नोट कर लीजिएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है, अभी मैंने बताया लोकसभा अध्यक्ष की सहमति पर, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है, अब देखिए इसमें मंत्री है तो एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है। ठीक है, और कौन लाता है, विपक्ष लाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार लाती है, और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कौन लाता है, विपक्ष लाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो सरकार है, ठीक है, या इसको कहे मंत्रिपरिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10, मतलब कुल सदस्यों का अगर एक 10वां भाग
भी सदस्य हैं वहां पर हैं, यानी अगर 550 संख्या है, ठीक है, तो 55 सदस्य जो होने चाहिए गणपूर्ति के लिए, ठीक है। और गणपूर्ति का निश्चय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। और लोकसभा की, जल्दी बताइए, लोकसभा की 550, ठीक है। संसद के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, ठीक है, निर्वाचन आयोग नहीं करता है। सदस्यों की योग्यता संसद के सदस्यों इसीलिए जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1955 पारित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मित्र मेला जो क्रांतिकारी, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन खूब पूछे गए, इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत की वीडी सावरकर ने। अनुशीलन समिति की दो शाखाएं थी, एक कलकत्ता थी और एक ढाका थी। तो अनुशीलन समिति की जो कलकत्ता शाखा थी उसकी स्थापना बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र बनर्जी ने की थी, और कलकत्ता में की थी 1902 में की थी। युगांतर की स्थापना बीके घोष यानी बारिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने की थी 1906 में कलकत्ता में, और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। भारत स्वशासन समिति श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था 1905 में लंदन में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक मैंने बताया था इंडिया हाउस, इसकी भी स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में, ठीक है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अंजुमाने मोहब्बराने वतन। इसकी स्थापना सरदार अजीत सिंह ने की थी, जो भगत सिंह के चाचा थे, और लाहौर में की थी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने किया था, 1906 पेरिस में किया था। हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका सोहन सिंह भाकना ने की थी 1913 में, पोर्टलैंड में की थी। गदर युगांतर आश्रम, दो संस्थाएं थी, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने की थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी ने की थी कानपुर में 1924 में, जिसको एचआरए बोलते हैं, ठीक है, एचआरए। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी 1928 में, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में की थी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, वहीं पर की थी। भारतीय गणतंत्र सेना सुरसेन ने की थी चटगांव में। चटगांव कहाँ पर है? बंगाल में है, ठीक है, आज का बांग्लादेश में है। अभी थोड़े दिन पहले बांग्ला चटगांव में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, और जिसके कारण चर्चा में है। लाहौर छात्र संघ की सुखदेव एवं भगत सिंह ने की थी। भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और छबीलदास और यशपाल ने की थी। तो एक क्वेश्चन पूछे, छबीलदास किससे संबंधित है? भारत नौजवान सभा से संबंधित है। और ढाका अनुशीलन समिति से संबंधित है? पुलिंदास से। इसकी स्थापना 1902 बंगाल में की गई थी, ठीक है। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर मतलब भारत के जो महाराष्ट्र का तट है, ये वाला, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो जो नर्मदा है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कावेरी, महानदी और गोदावरी, ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो कौन कौन सी नदी
केवल कश्मीर ही कैसा भारतवर्ष बहुत हो वाह 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 तो ये तो ऐसी थी कि मैं युद्ध के खिलाफ कविता लिखता था युद्ध के